हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और मैं उत्तराखंड के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूं। अब मैं आपको अपने बारे में कुछ विशेष जानकारियां देता हूं। मेरी उम्र 20 साल है और मैं कॉलेज स्टूडेंट हूं। मुझे बचपन से ही घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक है, खासकर पुरानी पुरानी जगहों पर जाना, पुरानी इमारतें, पुराने किले और तो और जिस जगह को लोग डरावना माना करते हैं, मुझे उस जगह पे जाना बहुत ज्यादा पसंद है। हालांकि मैं वहां अकेला नहीं जाता। यहाँ मेरे घर के बगल में मेरे 2 दोस्त हैं, मुकेश और निशा। हम वहां साथ साथ जाते हैं। मेरे इन दोनों दोस्तों की पसंद बिल्कुल मेरे जैसा है। उन्हें भी ऐसी डरावनी जगहों पर घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद है और शायद इसीलिए हमारी दोस्ती भी हो पाई थी। हम जब भी कहीं घूमने जाते हैं तो हम साथ साथ ही जाते हैं। हमें अच्छे से पता है, जिस जगह को लोग डरावना मानते हैं, जिस जगह को लोग भूतों से जोड़कर देखते हैं, असल में वहां कोई भूत प्रेत नहीं होते। बस ये लोगों के दिमाग में बैठा मिथ्य होता है जो लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते जाते हैं और ऐसे ही किसी अच्छे खासे जगह को भूतों से जोड़ दिया जाता है। ठीक इसी तरह जब एक बार हमारे कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी, मैं, मुकेश और निशा, हम तीनों अपने घर के छत पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। तब निशा का कहना था, यार अभी हमारे कॉलेज की छुट्टियां चल रही है ना, क्यों ना हम कहीं घूमने चले, हम किसी ऐतिहासिक जगह पे जाते हैं। तब मुकेश निशा की बातों को काटते हुए कहने लगा, नहीं नहीं, हम ऐसी जगह पे कई बार जा चुके हैं। अपने शहर के आसपास ऐसी जगह जितने भी हैं, हम वहां कई बार घूम चुके हैं, लेकिन इस बार मैं जंगलों में घूमने जाना चाहता हूं, कैंपिंग करना चाहता हूं। मैं वहां जंगलों में ही एक रात बिताना चाहता हूं। तब निशा का कहना था, यार जंगलों में रात बिताना हमारे लिए रिस्की हो सकता है। मानती हूं वहां भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन वहां जंगली जानवर का तो खतरा होता है ना, वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तब मुकेश का कहना था, यार तुम लड़कियां सच में बहुत डरपोक होती हो। विवेक, तू बता, तू क्या मेरे साथ चलना चाहेगा जंगलों में कैंपिंग करने के लिए? देखो, वहां जाने का मेरा एक खास वजह है। वहां शहरों के जैसा शोर शराबा नहीं होता, ठंडी ठंडी हवाएं आती है जो हमारे मन को सुकून भरा अनुभव करवाती है। बस यही एक कारण है कि मैं जंगलों में जाना चाहता हूं, वहां रात बिताकर उस सुकून का एहसास करना चाहता हूं। तू बता, तू चलना चाहेगा मेरे साथ? मुकेश मुझसे सा कह रहा था और तब मैं उससे कहने लगा, यार देखो, जंगलों में कैंपिंग का रात बिताना मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन निशा का भी कहना सही है। वहां जंगलों में जंगली जानवरों का खतरा होता है, लेकिन इसका भी एक उपाय है मेरे पास, जिससे हम जंगल में रात में बिता पाएंगे और हमें जंगली जानवरों का डर भी नहीं होगा। यहां अपने शहर के बाहर से वो जो जंगल शुरू होता है ना, उसी जंगल में थोड़ा अंदर जाने पे एक आदिवासी का कबीला है, जहां 80 से 100 आदिवासी लोग रहा करते हैं। तुम ये समझ सकते हो कि वो आदिवासियों का एक छोटा सा गांव है। उसी गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है, सालों पुराना हवेली है, जो बिल्कुल उस पहाड़ से लगकर है। हम उसी हवेली में चलते हैं, वहां रात बिताएंगे और फिर सुबह होते ही अपने शहर वापस आ जाएंगे। देखो, जंगलों में कैंपिंग करने का मतलब होता है जंगलों में कैंप लगाकर रात गुजारना, लेकिन उसमें खतरा भी तो काफी ज्यादा होता है ना, जंगली जानवरों का। तुम्हें जंगल की शांति का एहसास करना है, चलो हम उस जंगल के बीच बने पुरानी हवेली में जाएंगे। वहां हमारे मन को शांति भी मिलेगी और वहां जंगली जानवरों का खतरा भी नहीं होगा। तब निशा का कहना था, लेकिन वो हवेली किसी बड़े आदमी की होगी ना, वहां कोई रहता भी होगा, उस हवेली में हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? तब मैं उसे कहने लगा, अरे वो हवेली मेरी है, उस हवेली को मेरे दादाजी ने बनवाया था। पता नहीं उन्हें कैसा शौक था, वो शहर से काफी दूर पहाड़ से लगकर उस आलीशान हवेली को बनवाए थे। वो चाहते थे कि हम भी उनके साथ ही रहें और हम कुछ महीनों तक उनके साथ ही रहे। मतलब मैं, मेरे माता पिता और मेरी माँ, हम कुछ महीनों तक उनके साथ ही उस हवेली में रहे। लेकिन एक दिन उस हवेली से मेरे दादाजी कहीं गायब हो गए। मेरे पिताजी का कहना था कि उन्हें कोई जंगली जानवर अपने साथ उठाकर लेकर गया होगा। उसके बाद मेरे पिताजी हमें अपने साथ लेकर शहर आ गए और तब से मैं यहीं पर हूं। अभी उस हवेली में हमारे यहाँ काम करने वाला बहादुर रहता है, जो कभी मेरे दादाजी का अच्छा दोस्त भी हुआ करता था। वो भले ही हमारे लिए काम किया करता था,
लेकिन मेरे दादाजी उन्हें कभी भी नौकर नहीं समझते थे। वो आज भी उसी हवेली में रहते हैं, उस हवेली का साफ सफाई किया करते हैं। मेरे पिताजी हर महीने उनके लिए राशन पानी का इंतजाम कर देते हैं। तब निशा कहने लगी थी, लेकिन विवेक, वहां भी तो जंगली जानवरों का खतरा होगा ना? वहां कोई जंगली जानवर उस हवेली में घुस आए तो? तब मुकेश निशा की बातों को काटते हुए कहने लगा था, अरे वहां कोई जंगली जानवर हवेली में नहीं घुस सकते। वैसे भी वहां बहादुर काका पहले से तो रह रहे हैं ना। अगर कोई जंगली जानवर घुस भी आया तो मेरे पास गन है, मैं उसे गोलियों से उड़ा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मुकेश निशा से शक कह रहा था और तब निशा भी खुश होते हुए कहने लगी थी, तो ठीक है, हम कल ही वहां चलते हैं। अभी तो शाम हो चुकी है, हम कल सुबह होते वहां जाने के लिए निकल जाएंगे। निशा काफी ज्यादा खुश थी और तब मैं उससे कहने लगा, देखो ये बात किसी भी तरह से मेरे घर वालों को पता नहीं चलनी चाहिए कि हम उस हवेली में जाने वाले हैं। मेरे घर वाले मुझे हमेशा से वहां जाने से सख्त मना किया करते हैं। तो उसका भी कहना था, ठीक है, हम नहीं बताएंगे। शाम के लगभग 7 बजने को थे। हम छत से नीचे उतर आए और तब मैं अपनी माँ से कह दिया, माँ, कल मैं अपने दोस्त के यहाँ जाने वाला हूँ। उसके घर में पार्टी है और उन्होंने हमें बुलाया है। पहले तो मेरी माँ मान नहीं रही थी, लेकिन जब मुकेश और निशा ने कहा कि हाँ आंटी, ये बात सच है, हम भी वहां जाने वाले हैं, तब जाकर मेरी माँ मानी थी। मुकेश और निशा वो अपने अपने घर चले गए थे और मैं रात में इस सारी तैयारियां कर चुका था। रात बीती और सुबह होते मैं उस जगह पे जाने के लिए निकल पड़ा। दिन के लगभग 11 बजने को थे। हम अपनी बाइक से उस हवेली की ओर बढ़े जा रहे थे। पहले तो हमें अपने शहर को पार करना पड़ा, उसके बाद हम उस जंगल में पहुंच आए थे जहां वो आदिवासी कबीला बसा हुआ था। हम उस आदिवासी कबीले को भी पार किए। उसके बाद पहाड़ी से लगकर वो जो हवेली बना हुआ था, हम वहां तक पहुंच आए जहां पे कभी मेरे दादाजी रहा करते थे। इस हवेली के चारों ओर 4 दीवारी बनाई गई थी और उस 4 दीवारी के अंदर जाने के लिए उसी 4 दीवार में एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा लगा हुआ था। वो दरवाजा पूरी तरह से बंद था, हालांकि उस पर ताला लगा हुआ नहीं था, लेकिन अंदर से उस दरवाजे की कुंडी लगाई गई थी। मैं समझ गया, यकीनन बहादुर काका हवेली के अंदर होंगे और कोई जंगली जानवर हवेली के अंदर प्रवेश ना कर जाए, इसीलिए बहादुर काका हमेशा इस 4 दीवारी के मेन दरवाजे को बंद करके ही रखते होंगे। मैं मुकेश से कहने लगा, मुकेश, चलो हमें इस 4 दीवारी को फांदना होगा। निशा कह रही थी, अरे मैं कैसे फांद पाऊंगी, तुम दोनों तो फांद जाओगे, लेकिन मैं इस 4 दीवारी को थोड़ी ना फांद पाऊंगी। तब मैं उससे कहने लगा, अरे थोड़ी कोशिश करके देखना, फांद जाओगी। तब हम उस 4 दीवारी को फांद कर उस 4 दीवारी के अंदर आ गए और हम चलते हुए हवेली में पहुंचे। वहां हवेली के अंदर बहादुर काका साफ सफाई का काम कर रहे थे और वो हमें देखते ही एक पल को जैसे चौंक से गए थे। वो मुझसे कहने लगे, तुम विवेक हो ना, लेकिन तुम यहां पे क्यों आए हो? तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर वाले यहां आने से सख्त मना किया करते हैं ना, फिर भी तुम इस हवेली में क्यों आए हो? वो मुझसे शक कह रहे थे और तब मैं बहादुर काका से कहने लगा, देखिए बहादुर काका, मैं यहां पे एक रात बिताने के लिए आया हूं। बस यहां पे मैं एक रात रहूंगा, इस हवेली में रहूंगा, उसके बाद मैं शहर वापस चला जाऊंगा। देखिए मैं यहां पे आया हूं, ये बात मेरे पिताजी को मत बताइएगा और न ही मेरे घर वालों को ये बात पता चलनी चाहिए। बहादुर काका मुझसे कह रहे थे, देखो तुम्हें घर वालों को बिना बताए यहां पे नहीं आना चाहिए था। तुम्हें नहीं पता कि यह हवेली कितनी खतरनाक है। ये दिन के वक्त जितना सुंदर देखने में लगती है, ये रात के वक्त उतना ही भयानक हो जाती है। यहाँ इस हवेली में कई राज दफन है। तुम एक काम करो, तुम अभी मेरे सामने तुम अपने पिताजी को कॉल लगाओ और उन्हें यह बात बताओ कि मैं हवेली में रहने आया हूं, तभी मैं तुम लोगों को इस हवेली में रहने दूंगा, वरना मालिक मेरे ऊपर गुस्सा होंगे। तुम्हारे पिताजी वो मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे। मैं बहादुर काका से कह रहा था, काका देखिए मान जाइए, बस एक रात मैं इस हवेली में रहूंगा और फिर कल सुबह होते ही हम अपने शहर वापस लौट जाएंगे। बहादुर काका मान नहीं रहे थे। उनका कहना था, तुम 3 दिन बाद आना, आज पूर्णिमा की रात है और आज इस हवेली में बहुत ज्यादा खतरा है, तुम लोग 3 दिन बाद आना। तब मैं ये बात तुम्हारे पिताजी को भी नहीं बताऊंगा और मैं तुम लोगों को इस हवेली में एक रात गुजारने का मौका भी दे दूंगा। बहादुर काका मुझसे ऐसा कह रहे थे
और तब मैं उनसे कहने लगा, काका प्लीज मान जाइए, देखिए अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, अब हम अपने शहर वापस नहीं जाएंगे। मैं उनसे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट किए जा रहा था, लेकिन बहादुर काका वो मानने को तैयार नहीं थे। बहुत मनाने के बाद बहादुर काका माने थे, लेकिन उनका कहना था, देखो अगर तुम लोगों को इस हवेली में रहना है तो तुम्हें ये 2 बातें अपने दिमाग में बिठा कर रखनी होगी। पहली बात तो ये, तुम लोगों को कभी भी रात के वक्त अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना है, और दूसरी बात, तुम लोगों को कभी भी हवेली के ऊपर वाले कमरे में नहीं जाना है, 2nd फ्लोर पे नहीं जाना है। देखो वहां बहुत ज्यादा खतरा है। अगर तुम लोग ये बात मानते हो तभी मैं तुम लोगों को इस हवेली में रहने दूंगा। बहादुर काका का ऐसा कहना था और हम लोग भी हामी भर चुके थे। तब बहादुर काका का कहना था, ठीक है फिर जाओ, इस हवेली में कई सारे कमरे हैं, सभी साफ सुथरे हैं, तुम लोग जहां रहना चाहो रह सकते हो। फिर हम भी वही हवेली के एक कमरे में आ गए। हम अपने साथ लाए सामान को उसी कमरे में रख चुके थे। निशा जो अपने साथ खाने पीने की बहुत सामान लेकर आई थी, मैं निशा से कह रहा था, निशा तुम सच में बहुत भूखड़ हो, इतने सारे खाने पीने की चीजें लाने की क्या जरूरत थी। तब निशा का कहना था, देखो घूमने का मजा तभी आता है जब हमारा पेट भरा हो। हम अभी यहाँ के पहाड़ों पे घूमने जाएंगे, और अगर हमारा पेट ही खाली रहता तो घूमने में मजा थोड़ी ना आता। तुम्हें भी कुछ खाना है तो खा सकते हो, मैं इतने खाने पीने की चीजें तुम लोगों के लिए ही तो लेकर आई हूं। निशा सा कह रही थी और मैं उसे कहने लगा, ठीक है तुम ही खाओ। फिर हम हवेली से बाहर निकल आए थे और तब मुकेश का कहना था, चलो हम इस पहाड़ी पर चलते हैं, अभी भी शाम होने में लगभग 3 घंटे बाकी हैं। हम पहाड़ी पे चलते हैं और फिर शाम होते ही हवेली में वापस चले आएंगे। मैं भी मान गया था। हम काफी मशक्कत करने के बाद उस पहाड़ी के चोटी तक पहुंच आए थे। यहाँ पहाड़ी की चोटी से जंगल का नजारा हमें बहुत ही अद्भुत लग रहा था। जमीन पे हमें बादल दिखाई पड़ रहे थे। वो होता है ना, जब हम जमीन से काफी ऊंचाई पर होते हैं तब हमें जमीन की ओर बादल दिखाई पड़ते हैं, ठीक ऐसा ही कुछ हमें इस पहाड़ी की चोटी से दिखाई पड़ रहा था। हम वहां काफी देर तक बैठे रहे और जब सूरज पहाड़ों की आगोश में समाना शुरू हो गया था तब हम उस पहाड़ी की चोटी से नीचे उतर आए। हम हवेली में पहुंचे, लेकिन बहादुर काका गुस्सा थे। उनका कहना था, देखो अगर तुम लोग पहाड़ी पे घूमने गए थे तो मुझे बताकर जाना चाहिए था ना, वहां पे भी तो जंगली जानवरों का खतरा होता है। अगर तुम लोगों को कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तुम लोग यहाँ पे घूमने आए हो और जब ये बात तुम्हारे पिताजी को पता चलेगी कि तुम लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ पे तुम्हें कुछ हो गया है तो तुम्हारे पिताजी मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे ना। देखो तुम लोग बिना बताए ऐसे कहीं मत जाया करो, जाओ अपने कमरे में जाओ। बहादुर काका गुस्सा थे और हम अपने कमरे में चले आए। कमरे में बेड लगा हुआ था, सोफा रखा हुआ था और तब मुकेश का कहना था, यार विवेक ये तुम्हारा नौकर है या फिर तुम्हारा दादाजी है, ये तुम्हें इतने दबाव से बोलता है। मानता हूं ये कभी तुम्हारे दादाजी का अच्छा दोस्त था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम्हें इतने दबाव से बोले ये तुम्हारे दादाजी बन जाए। देखो ये मामूली सा नौकर है और ये नौकर ही रहेगा। अगर तुम कहो तो मैं इसे सबक सिखा दूं। देखो मेरे पास गन है, मैं ये गन उसके कनपट्टी पे सटाऊंगा और उसके अकल ठिकाने आ जाएंगे। मुकेश ऐसा कह रहा था और मैं मुकेश से कहने लगा, अरे तू पागल हो गया क्या, तुम्हें पता नहीं है बहादुर काका वो भले ही हमारे लिए काम करते हैं लेकिन वो हमेशा से ही हमारे परिवार का एक हिस्सा बनकर रहे हैं। वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। देखो उनकी बातों का तुम बुरा मत मानो। मुकेश बुदबुदा रहा था और निशा बातों को काटते हुए कहने लगी, लो तुम लोग एप्पल खाओ। वहां पहाड़ी पे हमें बहुत मजा आ रहा था ना, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। यहाँ हवेली के अंदर जैसे घुटन महसूस होती है। क्यों ना हम हवेली के छत पर चलते हैं। हवेली के छत से आसमान का नजारा बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ेगा। आज पूर्णिमा की रात है, आसमान में पूरा चांद निकला हुआ होगा। इसी के साथ आसमान में जगमगाते हुए तारे, वो हमारे मन को एक अलग ही प्रकार का सुकून देगा। चलो हम छत पर चलते हैं। निशा हमसे ऐसा बार बार कह रही थी और फिर हम सीढ़ियों से चलते हुए हवेली के छत पे आ गए। तब मुकेश का कहना था, देखना वो बूढ़ा फिर से गुस्सा होगा। उसका कहना था कि हवेली के ऊपर वाले कमरे में मत जाना, और हम हवेली के ऊपर वाले कमरे में भी नहीं आए हैं, हम छत पर आए हैं, लेकिन वो बूढ़ा गुस्सा करेगा। तब मैं मुकेश से कह रहा था, अरे यार तुम बहादुर काका को इतना गलत मत समझो, वो हमेशा हमारा भला ही चाहेंगे।
मुकेश फिर से वो बुड़बुड़ाना शुरू हो गया था और हम हवेली के छत पे खड़े आसमान की ओर देखे जा रहे थे। आसमान में निकला पूरा चांद और आसमान में जगमगाते हुए तारे जो हमारे मन को बहुत ही सुकून प्रदान कर रही थी। हम वहां काफी देर तक छत पे बैठे रहे और कुछ ही देर बाद आसमान में काले काले बादल छाना शुरू हो गए थे। तेज हवाएं चलना शुरू हो गई थी और मैं मुकेश से कहने लगा, यकीनन बारिश होने वाली है, चलो हम छत से नीचे चलते हैं, अपने कमरे में चलते हैं। फिर हम सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हवेली के ग्राउंड फ्लोर में आ रहे थे, लेकिन तभी जब हम हवेली के सेकंड फ्लोर पे पहुंचे थे, वहां हमारे कानों पे किसी के गुर्राने की आवाज पड़ी थी। यह आवाज बहुत ही भयानक थी। ऐसा लग रहा था कि हवेली के सेकंड फ्लोर पे कोई जंगली जानवर है जो गुर्रा रहा है। मुकेश मुझसे कहने लगा था, रुको मैं देख कर आता हूं। वो अपने हाथ में गन को पकड़ चुका था और वो सेकंड फ्लोर के सभी कमरों में झांक कर देखना चाहता था। मैं मुकेश का हाथ पकड़ लिया। मैं उससे कहने लगा, नहीं, चलो हम अपने कमरे में चलते हैं, कुछ भी हो हमें वहां जाने की जरूरत नहीं। वैसे भी बहादुर काका ने मना किया था ना, सेकंड फ्लोर पे नहीं जाना है, हो सकता है यहां सच में कोई जंगली जानवर हो। तब मुकेश का कहना था, यार तुम्हारा दिमाग खराब है, हवेली के अंदर जंगली जानवर है, वो रात में हमारे कमरे में आ सकता है, वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तब मैं उससे कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अपने कमरे के दरवाजे को बंद करके सोएंगे। लेकिन मुकेश का कहना था, अरे एक बार देख तो ले क्या है, कौन सा जंगली जानवर है, ये गुर्राने की आवाज हमारे कानों पे काफी तेज आ रही है, यकीनन यही किसी कमरे में वो जंगली जानवर है, चल तू मेरे साथ आ। मुकेश अपने फोन में फ्लैश लाइट जला चुका था और मैं उसे रोक भी नहीं सकता था। वो शुरू से ही काफी ज्यादा जिद्दी है, अगर वो किसी काम को एक बार करने की ठान लेता है तो वो करके रहता है। वो अपने हाथ में गन को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में मोबाइल फोन था जिसकी फ्लैश लाइट जली हुई थी। मुकेश वहां के कमरों में झांकना शुरू हो गया था और मैं भी उसके पीछे पीछे था। निशा वो काफी ज्यादा डरी हुई थी, वो मेरे कंधों को पकड़ी हुई थी और मैं निशा से कह रहा था, अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा। मुकेश वहां एक एक कर सभी कमरों में झांकता जा रहा था और जब हम एक कमरे के पास पहुंचे, उस कमरे का दरवाजा बंद था। उस कमरे में एक खिड़की बनी हुई थी, लेकिन उसके खिड़की पर भी एक पर्दे को लगाया गया था। उसी कमरे से वो गुर्राने की आवाज आ रही थी। उस कमरे पे ताला लगा हुआ था, सभी खिड़कियां पूरी तरह से बंद थी और मैं समझ नहीं पा रहा था, इस बंद कमरे में कोई जंगली जानवर घुस नहीं सकता और ये गुर्राने की आवाज ये तो इसी कमरे से आ रही है। मुकेश का कहना था, खिड़की से देखते हैं, खिड़कियां हम तोड़ते हैं। मुकेश वो अपने मुक्के से मारकर उस कमरे की खिड़की को खोलने की कोशिश करने लगा। उस खिड़की में मोटे मोटे लोहे के रोड लगे हुए थे, सलाखे जैसा बना हुआ था और उस खिड़की को पूरी तरह से बंद करने के लिए खिड़की पे लकड़ी का पल्ला लगा हुआ था, लेकिन वो काफी ज्यादा सड़ा हुआ था क्योंकि मुकेश के 2 से 4 मुक्के मारते ही उस लकड़ी के पल्ले में छेद हो गया था। मुकेश के मुक्के के बराबर छेद हो गया था और तब मुकेश उस छेद के जरिए कमरे के अंदर झांक कर देखने लगा और कुछ देर बाद मुकेश चौंकते हुए कहने लगा, यार कमरे के अंदर तो एक इंसान है, वही वहां पे गुर्रा रहा है शायद। देख देख कमरे के अंदर एक इंसान ही है ना। मैं उस छेद से जाकर कमरे के अंदर देखने लगा। सच में यह शायद कोई इंसान ही था। वो कमरे में लगे हुए बेड पे बैठा हुआ था। वो हिल डुल नहीं रहा था क्योंकि उसके पूरे शरीर पे बेड़ियां लगी हुई थी। मैं उसके पीठ को देखकर समझ पा रहा था, यकीनन ये कोई बूढ़ा व्यक्ति है। इसके शरीर की त्वचा जिस पे काफी झुर्रियां आई हुई थी। मुकेश कहने लगा था, रुक मैं इस खिड़की को पूरा तोड़ता हूं। इस व्यक्ति का मुझे चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा। कौन है ये व्यक्ति? इसे कमरे में बंद करके क्यों रखा गया है? मुकेश वो फिर से खिड़की पे मुक्का मारना शुरू हो गया था और कुछ ही देर में वो लकड़ी का पल्ला पूरी तरह से टूट चुका था। अब इस खिड़की पे बस लोहे का रोड बचा हुआ था जिसे हम पार करके खिड़की के जरिए कमरे के अंदर नहीं जा सकते थे। सलाखे जैसा बना हुआ था और हम उस खिड़की से झांककर अंदर की ओर देखने लगे। हम काफी देर तक उस व्यक्ति को देखते रहे थे। उसका चेहरा में दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो व्यक्ति अपनी जगह पे हिल डुल तक नहीं रहा था। वो गुर्राने की आवाज अब आना बंद हो गई थी और हम काफी देर तक उस व्यक्ति को देखते रहे। वो अपनी जगह पे हिला डुला तक नहीं था। तब मैं मुकेश से कहने लगा, क्या ये कोई व्यक्ति नहीं, कोई मूर्ति है? ये अपनी जगह पे हिल डुल तक नहीं रहा।
तब मुकेश का कहना था, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मूर्ति की त्वचा ऐसी होती है, इंसानों जैसी? तब मैं उसे कहने लगा, लेकिन ये अपनी जगह पे हिल भी नहीं पा रहा, इसे कैसे कह सकते हैं कि ये इंसान ही है? तब मुकेश का कहना था, शायद ये बूढ़ा व्यक्ति कई दिनों से एक ही जगह पे बैठा हुआ है, उसकी हड्डियां अकड़ गई होगी, इसीलिए वो अपनी जगह पे हिल तक नहीं पा रहा। यकीनन वो इंसान ही है। वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत शातिर है, चलो हम उससे पूछते हैं कि वो किस इंसान को इस कमरे में बंद करके रखा है। मुकेश इतना बोलकर सीढ़ी से नीचे उतरने लगा था और मैं उसे समझा रहा था, देख मुकेश, जानबूझकर खतरा मोल मत ले। अगर उन्होंने ये बात मेरे पिताजी को बता दिया ना तो मेरे पिताजी मेरी बहुत पिटाई करेंगे। मुकेश का कहना था, लेकिन वो बताएगा ही नहीं। वो कोई इलीगल काम यहाँ पे कर रहा है। वो किसी व्यक्ति को किडनैप करके इस कमरे में रखा हुआ है। चल चल मैं उससे पूछता हूँ। वो इतना बोलकर ग्राउंड फ्लोर में आ गया था और सीधा बहादुर काका के कमरे में चला गया। बहादुर काका वो अपने बेड पे लेटे हुए थे और वो हमें देखते ही कहने लगे, मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि तुम लोगों को रात के वक्त कमरे से बाहर नहीं निकलना है। तुम लोग फिर भी रात के वक्त हवेली में घूम रहे हो। मुकेश वो बहादुर काका पे गुस्सा करते हुए कहने लगा, बुढ़े सच सच बता, तूने किसे हवेली के ऊपर वाले कमरे में बंद करके रखा है? सेकंड फ्लोर के उस कमरे में वो कौन सा इंसान है जिसे तूने बंद करके रखा है? मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। वो बूढ़ा इंसान कौन है जिसे तूने किडनैप करके रखा है? मुकेश की ये बात सुनकर बहादुर काका बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वो अपने हाथ में फोन को पकड़ चुके थे और वो कहने लगे, रुको, मैं भी मालिक को कॉल लगा के बताता हूं तुम लोगों के बारे में। एक तो तुम लोग यहाँ पे आ भी गए हो, ऊपर से तुम हवेली के सेकंड फ्लोर पे भी चले गए। वो कॉल लगा रहा था और मुकेश कहने लगा चल कॉल लगा, मैं बात करता हूं कल से, मैं तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई बताता हूं उन्हें। बहादुर काका कॉल लगा रहे थे और थोड़ी देर बाद कहने लगे, कॉल ही नहीं लग रहा, शायद नेटवर्क इशू है। तब मुकेश गुस्सा करते हुए कहने लगा, तू कॉल लगाना ही नहीं चाहता? अगर तू कॉल लगाएगा तो तुम्हारी चोरी जो पकड़ी जाएगी। मुकेश वो बहादुर काका के कनपट्टी पे गन रख चुका था और वो उससे कहने लगा, ला कमरे की चाबी दे, मैं देखता हूं कि उस कमरे में कौन है वो इंसान। बहादुर काका काफी ज्यादा गुस्सा थे। वो मुकेश से कह रहे थे, यकीनन तुम लोगों के मौत का समय आ चुका है, अंतकाले विपरीत बुद्धि, लो चाबी। बहादुर काका मुकेश के हाथ में चाबी थमा चुके थे और तब मुकेश उस चाबी को लेकर सेकंड फ्लोर की ओर बढ़ चला। बहादुर काका मुझे कह रहे थे, विवेक, अगर तू अपना जान बचाना चाहता है तो तू उस बदमाश का साथ छोड़ दे, यकीनन आज उसकी मौत आई है। बहादुर काका इतना बोलकर चुप हो गए थे, लेकिन मैं मुकेश के पीछे पीछे चलता गया। मुकेश उस कमरे के दरवाजे को खोलकर कमरे के अंदर पहुंच चुका था और मैं भी उस कमरे के अंदर चला गया। कमरे के अंदर एक मशाल जल रही थी जो लगभग बुझने को थी। वहां उस कमरे में लगे हुए बेड पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ था। उसके चेहरे पे बड़े बड़े दाढ़ी उगे हुए थे, गर्दन पे काले घने बड़े बाल थे, उसके सर का बाल वो भी पूरी तरह से काला था और मैं हैरान था, इतना बूढ़ा व्यक्ति होके भी इसका दाढ़ी बाल पूरी तरह से काले हैं। मैं उस बूढ़ा व्यक्ति से बात करना चाहता था। वो बूढ़ा व्यक्ति वहीं बेड पे बैठा हमारी ओर घूरे जा रहा था। उसके चेहरे पे जैसे हाव भाव तक नहीं थे, उसकी आंखें खुली थी, वो अपनी आंखों के पल के झपका तक नहीं रहे थे। तब निशा कहने लगी थी, यार ये निशानी है या फिर कोई मूर्ति है? निशा उसके त्वचा को छूकर देखने लगी और तब निशा का कहना था, इसकी त्वचा तो इंसानों जैसा ही है, लेकिन इसके चेहरे पे हाव भाव तक नहीं है। मैं इसके शरीर को छू रही हूं, लेकिन इसके चेहरे पे कोई हाव भाव नहीं है। तब मैं भी चलता हुआ उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचा और जब मैं उसके चेहरे को काफी गौर से देखा तब मुझे थोड़ा थोड़ा याद आना शुरू हो गया था। मैं इस चेहरे को पहचानता था। इस व्यक्ति का चेहरा, इसका चेहरा तो बिल्कुल मेरे दादाजी जैसा देखने में लग रहा था। मैं काफी ज्यादा हैरान था। ये मेरे दादाजी हो नहीं सकते, क्योंकि मेरे पिताजी का कहना था कि उनकी तो मौत हो चुकी है। फिर ये व्यक्ति, इसका चेहरा बिल्कुल मेरे दादाजी जैसा देखने में लग रहा है। कौन है ये? मैं उस व्यक्ति के शरीर को छूकर देखने लगा। मैं अच्छे से उसके शरीर को छुआ, उसकी आंखों के पास अपने हाथ को हिलाया, उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो व्यक्ति ना तो कुछ बोल रहा था और ना ही थोड़ा सा भी हिल डुल रहा था।
यहां तक कि उसने अपनी आंखों के पल के इतने देर में झपकाई तक नहीं थी। तब मैं मुकेश से कहने लगा, यार यकीनन ये कोई मूर्ति है, ये कोई इंसान नहीं, ये मेरे दादाजी की मूर्ति होगी जिसे मेरे पिताजी ने बनवाया होगा। ये कोई खास तरह की मूर्ति होगी। इसकी त्वचा भी है, इसके सर पे बाल है, शरीर पे बाल है। तब मुकेश का कहना था, हो सकता है, क्योंकि अगर कोई इंसान होता तो इसकी सांसें तो चल रही होती ना। मैं इसकी सांसों को भी चेक किया, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति सांसें ले रहा है और कभी कभी लगता है कि नहीं, इसकी सांसें रुकी हुई है। मैं समझ नहीं पा रहा वो आवाज, वो गुर्राने वाली आवाज कहां से आ रही थी। तब मैं उसे कहने लगा, यकीनन पहाड़ी पर से आ रही होगी। इस हवेली के पीछे ही पहाड़ी है, इस हवेली के पीछे कोई जंगली जानवर होगा, वही गुर्रा रहा होगा जिसकी आवाज हमारे कानों पे पड़ी थी। लेकिन मुकेश हैरान था। उसका कहना था, नहीं यार, मुझे पूरा विश्वास है कि वो आवाज यहीं कहीं से आ रही थी। इस कमरे में जो मसाल जल रही थी वह बुझ चुकी थी। तब मुकेश कहने लगा, रुको, मैं इस कमरे के सभी खिड़कियों को खोलता हूं। चांदनी वाली रात है, चांद की रोशनी इस कमरे में आएगी और हम साफ साफ देख पाएंगे। मुकेश इतना बोलते हुए सभी खिड़कियों को खोलने लगा। वो एक एक कर उस कमरे के सभी खिड़कियों को खोल चुका था और बादल के पीछे छिपे चांद की मध्यम सी रोशनी जो इस कमरे में आना शुरू हो गई थी। यहाँ तेज हवाएं चल रही थी, जिस कारण हवाओं के साथ उड़ते हुए धूल इस कमरे में आना शुरू हो गए थे। मैं मुकेश से कह रहा था, यार मुकेश चलो, देखो यहाँ पे कोई भी जानवर नहीं है। अगर देखना है तो तुम बाकी कमरों में जाकर देखो, लेकिन इस कमरे में तो कोई जंगली जानवर नहीं है। हम उस कमरे से बाहर निकल आए थे और बाकी कमरों में जाकर चेक करने लगे। हमें वहां कोई भी जंगली जानवर मिला ही नहीं। तब मैं उससे कहने लगा, देखो, इस हवेली में कोई जंगली जानवर नहीं है। वो आवाज हवेली के बाहर से आ रही होगी और हम खामखाई परेशान हो रहे हैं। चलो, रात काफी ज्यादा हो चुकी है, हम चलकर आराम करते हैं। हम अभी सेकंड फ्लोर से नीचे उतरने ही वाले थे कि तभी फिर से हमारे कानों पे किसी जानवर के गुर्राने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। इसी के साथ धम धम की आवाज जो मेरे कानों पे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। और मैं मुकेश से कहने लगा, मुकेश, यकीनन वो जंगली जानवर यहीं कहीं है। मुकेश अपने हाथ में गन को पकड़ चुका था और वो दबे कदमों से फिर से उसी कमरे की ओर बढ़ने लगा जिस कमरे में वो मूर्ति थी। हम भी उसके पीछे पीछे चलते हुए उस कमरे तक पहुंचे और जब हमने उस दरवाजे से उस कमरे के अंदर झांक कर देखा था, वहां बेड पर वो जो व्यक्ति बैठा हुआ था जिसे हम मूर्ति समझने की गलती कर रहे थे, वो कोई मूर्ति नहीं बल्कि कोई अजीब सा दिखने वाला जानवर था। उसका चेहरा जो अब किसी भेड़िया के जैसा हो गया था। उसके चेहरे पे बड़े बड़े बाल निकल आए थे, गर्दन पे काले घने बाल। उसकी आंखें किसी जानवर की तरह चमक रही थी। उसका शरीर पूरी तरह से भेड़िया के आकार में बदलता जा रहा था और देखते देखते वो पूरी तरह से भेड़िया बन चुका था। इंसानी भेड़िया जो दो पैरों पे खड़ा था। उसने काफी तेज चीख मारी और उसकी आवाज सुनकर हम इतना ज्यादा डर गए कि हम झट से उस कमरे के दरवाजे को बंद कर चुके थे। मुकेश का कहना था, ये कैसे हो सकता है? कोई इंसान भेड़िए में कैसे बदल सकता है? हम इतना ज्यादा डरे हुए थे कि हमारे होंठ कांप रहे थे। हमारी टांगे वो डर के मारे बहुत ज्यादा कपकपा रही थी। हम कैसे भी करके उस दरवाजे पे ताला लगा चुके थे और अब सेकंड फ्लोर से नीचे जाना चाहते थे, लेकिन डर के मारे हमारी टांगे कांप रही थी। हम सीढ़ी से सही तरीके से नीचे तक नहीं उतर पा रहे थे। हम कैसे भी करके सेकंड फ्लोर से नीचे उतरे। हम ग्राउंड फ्लोर में आ चुके थे और तब बहादुर काका हमारे सामने खड़े थे। उनका कहना था, देख लिए ना, सच्चाई तुम्हें पता चल गई ना, अब कोई नहीं बचेगा। तुम्हें क्या लगता है वो इंसानी भेड़िया तुम लोगों को जिंदा छोड़ देगा? नहीं, सबके सब मरोगे। बहादुर काका इतना बोल ही रहे थे कि तभी सेकंड फ्लोर से काफी तेज आवाज आई। ऐसा लगा था कि किसी कमरे का दरवाजा टूटा हो। तब बहादुर काका कहने लगे थे, देखो, तुम लोग अगर अपनी जान बचाना चाहते तो इस कमरे में जाओ, छिपो, अंदर से दरवाजे को बंद कर लेना। वो इतना बोल रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, लेकिन आप बहादुर काका, आप भी तो मेरे साथ कमरे में आइए, वो इंसानी भेड़िया आपको भी तो नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो उनका कहना था, देखो, अगर तुम लोगों की जान बचाने के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे उतना गम नहीं है। अगर वो इंसानी भेड़िया मेरे खून को पीकर शांत हो जाए
तो भी अच्छा ही होगा। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोगों को इस कमरे से बाहर नहीं निकलना है। अभी रात का समय है, हम जंगल में भाग भी नहीं सकते। इस हवेली को छोड़कर जंगल में जा भी नहीं सकते। इस जंगल में कई सारे भेड़ियों का झुंड रहता है, वो हमें यकीनन जान से मार डालेगा। अगर हम इस हवेली में रहे तो हो सकता है हम बच भी जाए। बहादुर काका इतना बोल ही रहे थे कि तभी वो इंसानी भेड़िया सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ ग्राउंड फ्लोर की सीढ़ी तक आ गया था। और तब बहादुर काका कहने लगे, जल्दी से तुम लोग दरवाजा बंद करो। अगर इस भेड़िए की नजर तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो ये तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो इतना बोल ही रहे थे कि तभी मुकेश बहादुर काका की ओर गन फेंक चुका था। वो बहादुर काका से कहने लगे, काका ये लो गन, इससे आप उस भेड़िया से लड़ पाएंगे। मुकेश बहादुर काका से इतना बोल ही रहा था कि तभी बहादुर काका मुकेश से कहने लगे, मेरे पास गन है, मेरे पीठ में देखो, ये बड़ी सी गन है ना, मैं इससे उस भेड़िया से मुकाबला कर पाऊंगा। तुम अपनी गन अपने पास ही रखो। अगर तुम्हारे ऊपर कोई खतरा आया तो तुम गोलियां चलाने में पीछे मत हटना। अभी दरवाजे को बंद करो। बहादुर काका इतना बोलते हुए अपने हाथ में उस बड़ी सी गन को पकड़ चुके थे। और तभी हमारे कानों पे किसी भेड़िया के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। ये वही इंसानी भेड़िया था जिसकी आवाज हमारे कानों पे इतनी तेज सुनाई पड़ी थी। हम इतना ज्यादा डर गए थे कि हम झट से अपने उस कमरे के दरवाजे को बंद कर लिए थे। वहां उस भेड़िए के गुर्राने की आवाज साफ साफ हमारे कानों पे पड़ रही थी। और निशा इतना ज्यादा डरी हुई थी कि वो जमीन पे बैठ चुकी थी। उसका कहना था, हम यहाँ पे क्यों आए? देखो, मैं तुमसे पहले ही कह रही थी ना कि हम वहां नहीं जाते हैं, वहां जंगली जानवरों का खतरा होगा। लेकिन तुम लोग थे कि यहाँ पे आने की जिद कर रहे थे। अब देखो, हमारे जान के ऊपर बन आई है। वो काफी धीमी आवाज में ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, देखो कुछ नहीं होगा, हम सही सलामत बचेंगे। यकीनन बहादुर काका उस भेड़िया को जान से मार डालेंगे। और अगर उन्हें कुछ हो भी गया, भगवान न करे उन्हें कुछ हो, और अगर उन्हें कुछ हो भी गया तो हमें यह दरवाजा नहीं खोलना है। जैसा कि बहादुर काका का कहना था, चाहे कुछ भी हो जाए ये दरवाजा नहीं खोलना है। मैं इतना बोल ही रहा था कि तभी हमारे कानों पे धम की आवाज सुनाई पड़ी थी। ऐसा लगा था कि बहादुर काका जमीन पर गिरे हों। बहादुर काका चिल्लाते हुए कह रहे थे, देखो तुम मेरे दोस्त हो ना, देखो तुम मेरे ऊपर वार नहीं कर सकते वरना मैं तुम्हारे ऊपर गोली चलाऊंगा। लेकिन वहां से भेड़िया के गुर्राने की आवाज जो हमारे कानों पे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। मैं समझ नहीं पाया, बहादुर काका दोस्त किसे कह रहे हैं? वो भेड़िया बहादुर काका का दोस्त नहीं हो सकता, तो फिर वो दोस्त किसे कह रहे हैं? तब मुकेश का कहना था, देखा, मैंने तुमसे पहले कहा था ना कि वो बुढ़ा कोई लीगल काम कर रहा है। यकीनन वो इंसानी भेड़िया उस बुढ़े का दोस्त है और वो उस इंसानी भेड़िए की मदद से हमें जान से मरवाएगा। वो हमें इस कमरे में बंद करवा चुका है और अब देखना, वो इंसानी भेड़िया उस बुढ़े के कहने पे इस दरवाजे को तोड़ हमारे कमरे में आएगा और एक एक कर हमारी जान ले लेगा। मुकेश भी काफी ज्यादा डरा हुआ था और मैं उससे कहने लगा, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, वो अपनी जान गंवा देंगे लेकिन अपने जीते जी उस इंसानी भेड़िया को इस कमरे में आने नहीं देंगे। हम कमरे में थे और बहादुर काका उस भेड़िया से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। वो कह रहे थे, देखो तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तुम मेरे दोस्त हो। और वो इंसानी भेड़िया गुर्राए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बहादुर काका जमीन पर गिरे हुए हैं और इंसानी भेड़िया बहादुर काका के ठीक सामने खड़ा है। और कुछ ही देर बाद गोली के चलने की तेज आवाज हमारे कानों पे सुनाई पड़ी थी और इसी के साथ तेज चीख भी थी जो बहादुर काका का था। हम इतना ज्यादा डर गए थे कि हम जमीन पे बैठ चुके थे और वहां सब कुछ शांत हो चुका था। बस चपड़ चपड़ की आवाज जो हमारे कानों पे पड़ रही थी। शायद वो भेड़िया वो बहादुर काका को जान से मार चुका था और उनके शरीर के मांस को नोचकर वो भेड़िया खा रहा था। उसके खाने की चपड़ चपड़ की आवाज जो हमारे कानों पे साफ साफ पड़ रही थी और हम डरे से में वही कमरे के दरवाजे के पास दुबक कर बैठे हुए थे। अगर हम अपनी सांसों को रोक सकते तो हम उसे भी रोक लेते। हमें डर था कि कहीं उस भेड़िया को हमारे बारे में पता न चल जाए कि हम इस कमरे में छुपे हुए हैं, नहीं तो उस भेड़िया को इस कमरे का दरवाजा तोड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। हम वही दरवाजे के पास बैठे हुए थे और हमारे कानों पे वो चपड़ चपड़ की आवाज पड़ रही थी। वो आवाज हमारे कानों पे काफी देर तक आती रही और कुछ देर बाद जब वो आवाज आना बंद हुई थी तब वो दरवाजा फटा था। बड़े बड़े नाखून जो शायद उसी इंसानी भेड़िया का था
वो नाखून इस दरवाजे से आर पार हो गया था और हम इतना ज्यादा डर गए कि अपनी जगह पे खड़े हो चुके थे। मुकेश अपने हाथ में गन को पकड़ चुका था और वो चिल्लाते हुए कहने लगा, हट यार, आज मैं इस भेड़िया को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं मारा भी गया तो इस भेड़िया से मुकाबला करते हुए। वो इतना बोलकर उस कमरे के दरवाजे को खोल चुका था और तब वो भेड़िया हमारी ओर घूरना शुरू हो गया था। मुकेश वो अपने गन को उस इंसानी भेड़िया पे ताने हुए था और वो भेड़िया से कह रहा था, पीछे जा वरना मैं भी कभी तुम्हारे शरीर में 6 के 6 गोलियां दाग दूंगा। लेकिन वो भेड़िया मुकेश की ओर देखता हुआ गुर्राया जा रहा था। मुकेश कैसे भी करके उस कमरे से बाहर निकल गया था और वो उस इंसानी भेड़िया को उस कमरे से दूर करना चाहता था। लेकिन वो इंसानी भेड़िया मुकेश के ऊपर हमला कर दिया था। वो छलांगे मारकर मुकेश के शरीर के ऊपर कूदने की कोशिश की थी, लेकिन मुकेश बच गया था। वो भेड़िया मुकेश के पीछे खड़ा था और तब मुकेश अपने गन की गोली उस भेड़िया के ऊपर चलाना शुरू हो गया था। वो एक गोली उस भेड़िया के शरीर के ऊपर चलाया था, लेकिन अगले ही पल वो भेड़िया फिर से मुकेश के पीछे आकर खड़ा हो गया था। उस भेड़िए की रफ्तार हमने देखी थी, उसकी रफ्तार किसी बिजली से कम नहीं थी। और तब वो भेड़िया गुर्राते हुए कहने लगा। उसकी आवाज काफी भारी थी और उसका कहना था, कोई नहीं बचोगे। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग यहां से बचकर भाग जाओगे? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम लोगों को यहां से बचकर जाने ही नहीं दूंगा। वो इंसानी भेड़िया बोल सकता था और मैं मुकेश से कहने लगा, मुकेश ये इंसानी भेड़िया बहुत खतरनाक है, तुम इसका सामना नहीं कर सकते, भागो, जंगल की ओर भागो। लेकिन मुकेश वहीं अपनी जगह पे खड़ा रहा। हम भी इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि सामने वो भेड़िया था। अगर हम इस कमरे से बाहर निकलते तो भेड़िया हमारे ऊपर भी तो हमला करता। हम यहाँ कमरे में खड़े थे और देखते देखते वो भेड़िया फिर से मुकेश के ऊपर छलांग मारा था। मुकेश की गोली इस भेड़िया को तो नहीं लगी, लेकिन मुकेश जमीन पे गिर चुका था। वो भेड़िया मुकेश के शरीर के ऊपर था। मुकेश काफी ज्यादा डरा हुआ था और अगले पल वो इंसानी भेड़िया मुकेश के गर्दन में अपनी दांतों को गड़ा दिया। मुकेश की शिकस्त मेरी चीख पूरे हवेली में गूंज गई थी और मैं उस कमरे के दरवाजे को बंद कर लिया था। मैं समझ गया था अब बचना नामुमकिन है। वो इंसानी भेड़िया इस दरवाजे को भी तोड़ देगा और फिर वो हमारी जान ले लेगा। निशा जो फूट फूट कर रो रही थी, उसका कहना था हम यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और हमारे कानों पे चपड़ चपड़ की आवाज आ रही थी। कुछ ही देर बाद फिर से उस दरवाजे पे वार हुआ था। वो दरवाजा फट चुका था। उस भेड़िया की हाथ उस दरवाजे से आर पार होकर कमरे के अंदर तक आ गया था और हम कमरे की दीवार से चिपके हुए थे। देखते देखते वो दरवाजा पूरी तरह से टूट गया और वो इंसानी भेड़िया किसी जानवर की तरह चलते हुए हमारे कमरे के अंदर आ गया। वो हमारे सामने 2 पैरों पे खड़ा हो चुका था और तब मैं निशा से कहने लगा, निशा भागो यहां से, चलो हम कमरे से बाहर भागते हैं। हम कमरे से बाहर भागने लगे थे कि तभी वो इंसानी भेड़िया निशा को पीछे से पकड़ लिया था। वो अपने हाथ से निशा को पीछे से पकड़ा था और मैं निशा को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो इंसानी भेड़िया वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखे जा रहा था और मैं निशा को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अगले पल उसने अपने पंजे से निशा के गर्दन पे वार किया था। निशा की चीख निकली थी और उसके गर्दन से लगातार खून बहे जा रहे थे। निशा वो जमीन पे गिर चुकी थी। वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी, शायद डर के कारण वो जमीन पे गिर चुकी थी। और तब वो भेड़िया निशा के गर्दन में अपने दांतों को गड़ा दिया। मैं क्या करता? मैं उस भेड़िए से लड़ थोड़ी ना सकता था। मेरे पास भागने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं हवेली से बाहर की ओर भागने लगा था कि तभी वो भेड़िया छलांगे मारते हुए मेरे सामने आकर खड़ा हो चुका था। मैं उस भेड़िया के सामने गिड़गिड़ाया जा रहा था, देखो मुझे छोड़ दो, मुझे यहां से जाने दो। और वो भेड़िया मेरी ओर देख गुर्राया जा रहा था। वो काफी देर तक मेरे सामने ही खड़ा रहा और मैं उसे गिड़गिड़ाता ही रहा, मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। और वो भेड़िया बस मेरी ओर घूरे जा रहा था। वो मेरे ऊपर हमला नहीं कर रहा था और मैं समझ नहीं पाया क्या ये भेड़िया मुझे जान से नहीं मारेगा। वो भेड़िया काफी देर तक मेरी ओर घूरता रहा
और कुछ देर बाद वो मेरे चेहरे की ओर देख मुस्कुराने लगा था। मैं उसके चेहरे की मुस्कान पहचानता था। ऐसी मुस्कान तो मेरे दादाजी की थी। इसका चेहरा भी मेरे दादाजी जैसा मिलता जुलता है। कहीं पिताजी ने मुझसे झूठ तो नहीं कहा था कि दादाजी की मौत हो गई है, उन्हें कोई जंगली जानवर जंगलों में उठाकर लेकर गया? यकीनन पिताजी ने मुझसे झूठ कहा था। पिताजी वो मेरे दादाजी की सच्चाई को जानते थे कि दादाजी एक इंसानी भेड़िया है, और शायद इसीलिए पिताजी ने ही दादाजी को उस कमरे में बंद करवाया होगा बहादुर काका के जरिए। और बहादुर काका हवेली में इसीलिए रहा करते थे कि वो मेरे दादाजी की देखभाल कर पाए। मेरे दादाजी वो यकीनन पूर्णिमा की रात ही इंसानी भेड़ियों में बदलते होंगे, जैसा कि मैंने कई फिल्मों में देख रखा है। और शायद इसीलिए बहादुर काका आज हमें यहां पे रुकने से मना करे थे, लेकिन हम जिद करके इस हवेली में रुके, उस ऊपर वाले कमरे को खोले जिसमें ये इंसानी भेड़िया कैद था। उस कमरे के सभी खिड़कियों को खोले और यकीनन उसी खिड़की के जरिए उस कमरे में चांद की रोशनी आई होगी, और तभी मेरे दादाजी का शरीर एक भेड़िया में बदल गया होगा। इंसानी भेड़िया में। मैं सब कुछ समझ चुका था। मैं उस भेड़िया के सामने खड़ा था और वो इंसानी भेड़िया मेरे चेहरे की ओर देख मुस्कुराए जा रहा था। वो चलता हुआ मेरे पास आया और मेरे हाथ को पकड़ मेरे हाथ में अपने दांत को गड़ा दिया। मेरे हाथ से खून बहना शुरू हो गए थे, और तब वो इंसानी भेड़िया गुर्राते हुए कहने लगा, घबराओ मत, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। तुम मेरा पोता विवेक हो ना, बस मैं तुम्हारे शरीर में अपने दांत को गड़ाया हूं। मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, तुम चाहो तो यहां से जा सकते हो। वो इंसानी भेड़िया मुझसे ऐसा कह रहा था कि तभी किसी ने पीछे से गोली चलाई थी, और वो गोली उस इंसानी भेड़िया के शरीर में लगा था। वो इंसानी भेड़िया जमीन पे गिरा तड़पने लगा था, और तब मैंने देखा मेरे पिताजी आए थे और उन्होंने ही इस इंसानी भेड़िया पे गोली चलाई थी। इंसानी भेड़िया जमीन पे गिरा हुआ था और चलते हुए मेरे पिताजी इस इंसानी भेड़िया के सामने आकर खड़ा हो गए, और मेरे पिताजी कहने लगे, देखिए मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको मारना नहीं चाहता था, इसलिए तो मैं इतने दिनों से आपको इस हवेली में बंद करवा के रखा था। लेकिन आज आपने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की। हालांकि आपने नहीं की, लेकिन आपके अंदर छिपा भेड़िया उसने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की, इसलिए मैंने आपके ऊपर गोली चलाई है। वो इतना बोलते हुए फिर से उस इंसानी भेड़िया के शरीर में गोलियों को दागना शुरू हो गए थे, लेकिन वो इंसानी भेड़िया मरते मरते मेरी ओर ही देखे जा रहा था। उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी। वो मेरी ओर देख मुस्कुरा रहे थे और मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। कुछ ही देर में उस इंसानी भेड़िया की शरीर लाश में बदल गया था, और तब मेरे पिताजी मुझ पर गुस्सा होते हुए कहने लगे, किससे पूछकर आए थे यहाँ पे, और वो पीछे 3 लाशें किसकी है? तब मैं भी पिताजी को सारी घटना बताया, और पिताजी बहुत गुस्सा थे। उनका कहना था, आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे दोनों दोस्तों की और बहादुर काका की जान गई है। वो तो बहादुर काका कॉल करके मुझे तुम लोगों के बारे में बता दिया था कि तुम लोग यहाँ हवेली में आए हो, और तब मैं यहाँ समय पे पहुंच पाया और तुम्हारी जान बच पाई, वरना ये तुम्हारे दादाजी जो एक इंसानी भेड़िया थे, वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ते, वो तुम्हें भी जान से मार डालते। पिताजी ऐसा कह रहे थे और मैं चुपचाप उनके सामने खड़ा था। पिताजी मुझसे कह रहे थे, क्या जवाब दोगे? तुम निशा के घर वालों को क्या जवाब दोगे? मुकेश, तुम उनके माता पिता से क्या कहोगे? उनकी जान गई है। पिताजी बहुत गुस्सा थे, और कुछ ही देर बाद वो मुझे अपने साथ लेकर शहर आ गए। वो शहर आने से पहले उस इंसानी भेड़िया की लाश को वहीं जंगल की झाड़ियों में फेंक दिए थे, और अगले ही दिन उस हवेली में पुलिस पहुंची। वहां हवेली में मुकेश और निशा की लाश मिली थी। पुलिस वाले मेरे पिताजी के हाथ में हथकड़ी डाल उन्हें अपने साथ हवालात लेकर गए, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और जब पोस्टमार्टम से यह पता चला कि मुकेश और निशा को किसी जंगली जानवर ने मारा है, तब पुलिस वाले मेरे पिताजी को छोड़ दिए थे। आज इस घटना को घटे पूरे 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मैं आज तक समझ नहीं पाया हूं, वो इंसानी भेड़िया उसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा? अगर मैं ये मानता हूं कि वो मेरे दादाजी थे, उन्हें रिश्तों की पहचान थी, तो उन्होंने फिर अपने ही दोस्त बहादुर काका को जान से क्यों मारा? उसने मेरे हाथ में अपने दांतों को क्यों गड़ाया था? मरते मरते उसके चेहरे पे अजीब सी मुस्कान क्यों थी? मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं,
और मैं समझ नहीं पा रहा। समय बीतता गया और अब 2 साल बीत चुके हैं। मैं पूरे 22 साल का हो चुका हूं, लेकिन अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो गया है कि वो इंसानी भेड़िया मरते वक्त मुस्कुरा क्यों रहा था। अब मेरे शरीर पे बड़े बड़े बाल उगना शुरू हो गए हैं, मेरे दांत वो बड़े बड़े होना शुरू हो गए हैं, मेरे चेहरे का आकार बदलता जा रहा है। और सबसे डराने वाली बात तो यह है कि हर पूर्णिमा की रात मेरी आंखों की पुतलियां जिसके आकार बदलते हैं और मेरा मन करता है कि मैं जंगलों में चला जाऊं, किसी को मारकर उसका खून पी जाऊं। मैं यहाँ पे अब काफी डरा डरा सा रहने लगा हूं। हमेशा अपने शरीर पे हुडी पहने रहता हूं ताकि किसी को मेरी सच्चाई का पता न चल पाए। आज पूर्णिमा की रात है और मैं अपने दादाजी के हवेली के छत पर बैठा हुआ हूं। मेरी आंखें किसी जानवर की तरह चमक रही है। मन कर रहा है कि मैं किसी जानवर को मारकर उसका खून पी जाऊं, लेकिन कभी कभी मेरा इंसानी दिमाग काम करता है और मैं समझ नहीं पा रहा क्या मैं एक इंसान ही हूं या फिर कोई जानवर।